1954 की बात है, महाराष्ट्र से एक पत्रिका निकलती थी, मराठा मंदिर। बैकवर्ड क्लास के ये लोग जो है ये पत्रिका निकालते थे और उनसे डॉक्टर अंबेडकर से उन्होंने संपर्क किया कि सर आप हमारी इस पत्रिका के लिए एक आर्टिकल दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने उसमें एक आर्टिकल लिख के दिया। उसके अंदर डॉक्टर साहब ने लिखा कि सवर्ण जातियों का जो इस देश के अंदर वर्चस्व है उसके दो कारण हैं। एक तो उन्होंने कभी सत्ता से अपनी नज़दीकी नहीं छोड़ी और कभी उन्होंने शिक्षा के महत्व को नकारा नहीं। किसी भी तरीके से शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमेशा वो लालायित रहे। इस बात को मैंने तस्दीक एक दूसरी जगह की। महर्षि दयानंद पर मैं एक किताब पढ़ रहा था, एक ऑस्ट्रेलियन लेखक की लिखी हुई थी। उसके अंदर राइटर ने लिखा है, राजा रविंद्रनाथ टैगोर एंड राजा राम मोहन राय हैड टू लर्न इंग्लिश प्राइवेटली बिकॉज देयर वाज नो इंग्लिश इंस्टीट्यूट इन देयर रीच। रविंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय को व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजी सीखनी पड़ी क्योंकि उनकी पहुंच में कोई अंग्रेजी इंस्टीट्यूट नहीं था। आप कल्पना कीजिए, राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ, 1833 में उनकी मृत्यु हुई। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ, 1941 में उनकी मृत्यु हुई। उन लोगों ने जब ही ये जान लिया था कि भविष्य अगर किसी चीज में है तो वो अंग्रेजी भाषा में। जबकि पिछड़े और दलित लोग अभी कुछ दिन पहले तक भी मैं ये देखता था कि अंग्रेजी भाषा से बचने की कोशिश करते थे। और एक ऐसा तबका है जो अंग्रेजी भाषा से केवल बचने की कोशिश नहीं करता, डरने की कोशिश करता है। तो साथियों, हमको इस चीज को समझना होगा कि सत्ता से नजदीकी और उच्च शिक्षा ही वो ताकत है जो हमें सवर्णों के बराबर खड़ा कर सकती है। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी पेचीदगी हैं। गाजियाबाद से एक बार प्यारेलाल शर्मा सन 67 में चुनाव लड़े थे। डॉक्टर लोहिया की पार्टी थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो डॉक्टर लोहिया प्रचार के लिए गए। वहां एक बैकवर्ड क्लास के बंदे से उन्होंने कहा कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते। वो बंदा, जैसा अभी शरद जी ने बताया कि हम पहले सुनते देखते भी नहीं थे, वो बंदा ऐसा ही था, उसे कोई जानकारी नहीं थी। तो उसने बड़ी हीन भावना के साथ कहा कि सर हम कहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो लोहिया ने उसको कहा, देखो ये जो चुनाव लड़ रहे हैं प्यारेलाल शर्मा जी के लिए, तुम इन्हें वोट दे भी दोगे, ये जीत भी जाएंगे, लेकिन जब ये सदन के अंदर जाएंगे तो ये तुम्हारी बात नहीं कहेंगे। एक पक्ष हमको इस बात का भी रखना है कि जिन लोगों को हम चुनकर भेज रहे हैं वो सदन के अंदर हमारी बात को रखते हैं या नहीं रखते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व वहां बनता है नहीं बनता। इसी तरीके से मैं देखता हूं, शायद 18 मार्च 1954 या 56 की बात है, आगरा के अंदर डॉक्टर अंबेडकर का एक भाषण है, काफी लंबा भाषण है, लेकिन दो चीजें मुझे उसकी विशेष लगी। एक, उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर सरदार पटेल ने मेरा साथ दिया होता तो मैं किसी दलित को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर ब्राह्मण से उसके पैर के जूते बंधवा देता। और दूसरी एक बात और उन्होंने कही कि मुझे सबसे ज्यादा जो धोखा दिया है वो पढ़े लिखे दलित लोगों ने दिया है। जब भी कोई मूवमेंट होता था, डॉक्टर अंबेडकर ने महाराष्ट्र के अंदर लाइब्रेरी और स्कूलों की एक पूरी परंपरा शुरू की और बहुत से लोगों को उन्होंने विदेश पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन जितने भी लोग विदेश से पढ़कर आए, किसी भी बंदे ने उनके मूवमेंट को अंगीकार नहीं किया, किसी ने भी डॉक्टर साहब का साथ देने की कोशिश नहीं की। इसलिए हम देखते हैं कांशीराम के मूवमेंट में, बामसेफ के बाद जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई तो कांशीराम ने कभी ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को अपने यहां तरजीह नहीं दी। एक ब्रजमोहन सिंह तूफान थे, समाजवादी, अब तो वो नहीं है इस दुनिया में। एक बार मैं उनको सुन रहा था, उनकी बताई हुई बात है कि कांशीराम से उन्होंने कहा, जब कांशीराम जी उत्तर प्रदेश में एक बार सरकार बना चुके थे, कि कांशीराम मेरे पास कुछ बड़े पढ़े लिखे और एनर्जेटिक लड़के हैं, तुम उनसे मिल लो, तुम्हें बड़ा वो तुम्हारे आपकी जो ये संगठन चल रहा है, पार्टी चल रही है, इसको बड़ी ताकत देंगे। तो कांशीराम ने कहा मुझे उनसे ही तो नहीं मिलना। ये एक समस्या है संघ परिवार से। और यहां हम अपने की तुलना करके देखें, उनकी संगठन क्षमता हम लोगों से बहुत ज्यादा है, हमारी संगठन क्षमता बहुत कम है। हम अपने यहां देखते हैं 1989 का पूरा याद आता है जब जनता दल बना था, 143 से 44 सांसद जब आए थे और पूरा उत्तर भारत, जैसा शरद जी ने कहा, पूरे उत्तर भारत के अंदर पिछड़े और दलितों की एक ताकत बन गई थी। लेकिन वो ताकत टूटी। क्यों टूटी? कि हमारे नेतागण जो थे वो एक साथ संगठित नहीं रह पाए। पिछड़ी जातियों का आंदोलन आया, मंडल, उसको तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी लाई कमंडल, जो सवर्णों का एक ताकतवर संगठन है, और उसको भी तोड़ने के लिए कांग्रेस, जो सवर्णों का दूसरा ताकतवर संगठन है, वो लेकर आए भूमंडल, भूमंडलीकरण। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को समझने की आवश्यकता है। जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, हमें अपनी कमजोरियों को और उनकी ताकत को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा, उसके बीच के अंतर को समझना होगा और एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सत्ता तो कई बार हमारे किनारे पर आ चुकी है
और हमसे छिनकर भी जा चुकी है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ही कितनी मजबूत ताकत मिली थी, लेकिन अब परिवार ही नहीं संभल पाया तो साथियों को संभालने क्या बात है। मैं ये समझता हूं कि हमें सिद्धांत, हमें संबंध, हमें दोनों के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा, जब ही हम बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां सत्ता में बाहर हो गई, लेकिन मुझे याद आता है 1996 में जब ज्योति बाबू को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर हुआ, उनकी पार्टी ने मना कर दिया तो वो प्रधानमंत्री नहीं बने। आप अपने लोगों से कल्पना कर सकते हैं ऐसी कि किसी व्यक्ति को उसका संगठन मना कर दे कि आप ये पद ना लो और वो व्यक्ति मान जाए? मैं नहीं करता कल्पना ऐसी। हमारे यहाँ तो पार्षदों के लिए बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं। तो हमें अपने सिद्धांत और संबंध दोनों के प्रति सच्चा रहना पड़ेगा, तभी लड़ाई लड़ी जा सकती है। 3 लोग हम गाजियाबाद से चलकर आए हैं, एक साथ हैं, लेकिन जैसे ही हमें नजर आता है कि सामने एक शक्तिशाली व्यक्ति है तो हम इधर उधर देखने लगते हैं कि कहीं इन दोनों का संबंध उनसे ना बन जाए, मेरा संबंध पहले बनना चाहिए। तो सत्ता बाद की चीज है, सुधार और भी बाद की चीज है। सबसे पहले है सिद्धांत और संबंध के प्रति हमारा समर्पण और एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रह पाना। नेतृत्व तो हमें सवर्ण समाज के लोगों ने भी दिया है, चाहे वो डॉक्टर लोहिया हो और भी बहुत लोग हुए, महर्षि दयानंद ने इस दिशा में बहुत काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ऐसी कमजोरी रहती है कि हम संगठित नहीं हो पाते हैं। 1993 के अंदर एक पैक्ट बना था उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और बसपा का, 1.5 साल वो केवल पैक्ट चला और आज भी स्थिति ऐसी है कि दोनों नेता एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं है। तो हम कैसे उन लोगों से बराबरी कर लेंगे? अटल और आडवाणी पूरे जिंदगी भर 60 साल के राजनीतिक जीवन में एक दूसरे के कंपटीटर रहे, लेकिन वो ये जानते थे कि अगर हम आपस की लड़ाई में लड़े तो जितनी हमारी ताकत है ये लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, इसलिए हमेशा साथ रहे, चाहे आपस में कंपटीशन कितना भी हो। तो ये ताकत के पक्ष हैं जिनको समझने की आवश्यकता है। इनको अगर हम समझेंगे तो हम लड़ाई लड़ेंगे। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।